अभी पंजाब के अंतर्गत में बहुत बड़ी रैली हुई थी। मैं 70 सीटों के परसों जो कि गया था घोषणा के लिए, और उसी समय उनकी रैली होने वाली थी, पर वहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। बहाना लगा दिया कि हमारा विरोध किया है भाजपा के झंडे लेकर के। वास्तविकता यह है कि मोदी जी के पास न कोई मुद्दे हैं, वो अपने घोषणा पत्र के विषय में एक बार पढ़ करके सुनाए जनता के सामने। मैं ये कहता हूँ उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो केवल झूठी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, झूठी देशभक्ति की बात करते हैं, और देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मोदी एक देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन सर रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, इसीलिए अभी भी नहीं, भीड़ जुट नहीं रही है, जुटाई जा रही है। सरकारी अमला जो कि वो किया जा रहा है। अभी कानपुर में एक बात की घोषणा की गई थी, जो फ्री में राशन लेते हैं, यदि वो लोग नहीं आए तो उनका राशन रोक दिया जाएगा। टीचर नहीं आते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एसडीएम जो कि एसएसपी वगैरह ये नहीं आते हैं तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, खासकर मोदी जी। बाकी मोदी जी के पास कोई मुद्दे आजकल नहीं है चुनाव के लिए, इसलिए वो घबरा रहे हैं और चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा, लगातार ये बातें कही जा रही हैं। ऐसे में आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर, तो आप किसके साथ, किस पार्टी के साथ गठबंधन की ओर देख रहे हैं? देखिए, हमारा गठबंधन सपा के साथ चल रहा था, पर सपा से जब हमारी बात हुई, हमने कहा आप डिप्टी सीएम घोषित कीजिए मुस्लिम को, उनके वोट से होते, तो सपा ने कह दिया नहीं नहीं, मुसलमानों को डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बनाना चाहते हैं, इनको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद में फिर मैंने अपनी पार्टी पर घोषणा की कि हम मुख्यमंत्री अब मुसलमान बनाएंगे हर सिटी के अंतर्गत में। हमारे साथ 28 से ज़्यादा पार्टियां, छोटे छोटे गठबंधन है, और सपा की तरफ से भी टूट टूट करके बड़े बड़े गठबंधन हमारे साथ में आ रहे हैं, और एक साथ हमारा धमाका होगा। हम अपनी अंडरग्राउंड पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार हमारी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे शेरा प्रवीण, ये मुस्लिम समुदाय से अभिनेता हैं। ये जो कि पहली बार ऐसा होगा कि हमने इस बात की घोषणा की है। इसमें मुझे जान का भी खतरा है, हर चीज़ है, पर फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम देश की एकता अखंडता चाहते हैं। मुसलमानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप असदुद्दीन ओवैसी की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए एक मुस्लिम को। नहीं, उनकी छवि बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि बिहार के अंतर्गत में यदि ओवैसी साहब नहीं होते तो वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होती, और बंगाल के अंतर्गत में उनकी यदि सीट आ जाती तो जरूर वहाँ पर भाजपा की सरकार होती। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी जी के साथ इसीलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमने आपस में बातचीत की, सब कुछ किया, परंतु बात नहीं बनी। हमने कहा था किसी भी स्थिति के अंतर्गत में आप जो कि लड़िए चुनाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा साथ दीजिए। परंतु वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो अलग से लड़ना है। उनका मतलब है जो कि मुसलमानों की वोटों का ध्रुवीकरण करना, और इसका कहाँ से रिमोट कंट्रोल है ये अच्छी प्रकार से सभी लोग जानते हैं, सभी के हृदय में बात है। इसलिए ओवैसी साहब यदि इसी प्रकार से सत्ता रख, नहीं, जामा मस्जिद पर अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग हैं। यहाँ पर दुकान हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है, ईसाई की है। जामा मस्जिद का हमारा मुसलमानों से मतलब नहीं है कोई भी। जामा मस्जिद हमारा देश की धरोहर है, देश का जो कि स्थान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से इस बात की घोषणा कर रहा हूँ, और खासकर इस बात को देखो, जो CAA NRC है उससे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय की हानि है, उन्हें नुकसान है। इसलिए यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज 7 जनवरी हो गई है, 3 महीने का समय हम मोदी जी को दे रहे हैं। 3 महीने के भीतर जिस प्रकार से किसान बिल वापस किया है, इसी प्रकार से CAA NRC की वापसी की घोषणा करें, नहीं तो दोबारा से फिर देश के अंतर्गत में शांतिपूर्वक आंदोलन होंगे। और शाहीन बाग जिस प्रकार से जगह जगह बने थे, अब की बार उससे भी बड़े आंदोलन होंगे। मोदी जी से रोक नहीं पाएंगे। हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लेंगे। CAA लागू करने की बात इसी महीने हो रही थी, अभी अगर लागू हो जाता है तो नहीं, लागू होने ही नहीं देंगे। कि यदि उन्होंने लागू पहले किया तो हम, यदि लागू उन्होंने किया, कोशिश की, तो ये आंदोलन 3 महीने की बात कह रहा हूँ, 3 महीने से पहले ही शुरू होगा। जिस दिन से वो कहेंगे कि लागू होगा, उसी दिन से आंदोलन हो जाएगा। मोदी जी को खासकर ये चेतावनी दे रहा हूँ मैं, संत युवराज। आप क्या रैली वगैरह भी करेंगे क्या ये उत्तर प्रदेश? देखिए, रैली ये व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं। जनता हमारी बात को जानती है, मानसिकता को जानती है। आप लोगों के जरिए लोगों को सब कुछ मालूम पड़ रहा है, और डोर टू डोर हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, और हम जीतेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, रैलियों की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की बात है, हम पूरा गाइडलाइन का जो कि पूरा पालन करेंगे। हम मोदी जी की तरह नहीं कि मोदी जी सभा के अंतर्गत में लाखों लोगों को बुलाते हैं और टीवी पर बैठने के लिए बंद कमरे में मास्क पहन करके बैठते हैं। ऐसा ढोंग हम नहीं करेंगे। इसलिए कहना चाहूँगा, यदि कोरोना है तो हम लोग जो कि रैली नहीं करेंगे, परंतु हमारे ही लोग जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि हमारी मुद्दे हैं और मोदी जी पर कोई मुद्दा नहीं है।
सर मोदी जी को जिस तरीके से पंजाब में हुआ सिक्योरिटी ब्रीच का मामला बताया जा रहा है, आपको उसकी किस नज़र से देखते हैं उसको? कैसे, मतलब समझा नहीं। मतलब सुरक्षा में उनकी सेंध लगी है। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है देश के, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है इस पे। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। देखिए, वो कुछ भी नाटक कर लें, सभी महकमे उनके हैं, वो किसी भी प्रकार से कर लें, वो नाटकबाज है पक्के। 3 साल हम साथ में रहे थे, भिक्षावृत्ति की थी। मैं जानता हूँ मोदी से बड़ा ढोंगी, पाखंडी और नाटकबाज कोई हो नहीं सकता है। तो ये ढोंग है उनका? बिल्कुल ढोंग है। 3 साल हमने भिक्षावृत्ति की है, एक जगह रहे हैं, और हम जो कि उस समय भी हमने देखा सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले ये नंबर 1 है, और इसके अंतर्गत में सबसे बड़ा ढोंग करने वाले ये हैं। केवल ये तो हमारा जो है विकास का मुद्दा होगा, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान, और मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा। इसके बाद जो है एनआरसी का जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संत युवराज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं इस बात को, कि अगर मोदी जी 3 महीने के अंदर अंदर इसको नहीं वापस लेंगे तो हम एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करेंगे। अच्छा, आपकी तरह आपसे पहले मनोज कुमार, देवानंद और कई और शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह एक्टर और एक्टिंग और राजनीति दोनों में रहे, तो आपका पहला प्यार कौन सा है? हम देखो राजनीति में आए हैं एक फिल्मी दुनिया को छोड़कर, और हमें अपने अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत बढ़िया। कोई और कुछ कहना चाहता है? शेरा जी, ये आप मुख्यमंत्री हैं, योगी जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, एक बुलडोजर चलाने वाली छवि है उनकी, आपकी कैसी छवि है? देखो, हिंदू मुस्लिम का कोई हमारा वो नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं। हम ये नहीं कि मुस्लिमों की राजनीति करेंगे या हिंदुओं की राजनीति करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति करेंगे। पूरा परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं लोकतंत्र का पाया पत्रकारों का हार्दिक नमन और वंदन करता हूं। मैं लेफ्टिनेंट कैलाश बाबू पाल, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनजागृत पार्टी का महासचिव हूं, और हमारी भारतीय जनजागृत पार्टी एक सेकुलर बेसिस पे काम करती है। यहाँ भारत में जो भी रहने वाले हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय के लोग हों, हम सभी का हार्दिक यहाँ अभिनंदन करते हैं। और हम इस चीज़ के नहीं हैं कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं। और हमारी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मिजोरम में अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, और हमारी पार्टी फुल बहुमत से विजयी होगी आए। जिस तरह से दिल्ली में नगर निगम चुनाव है और आप दिल्ली में आपका ऑफिस है, हाँ। यहाँ किस तरह की तैयारियाँ हैं? हाँ, दिल्ली में 272 जो एमसीडी नगर निगम के चुनाव में हैं, उसमें हमने अभी लगभग 100 प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं, और जो 172 बची हैं उसमें हमारा अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन का बात चल रही है, उनके साथ हम मिला के बचे हुए प्रत्याशी उतारेंगे। जिस तरह से दिल्ली में 2 बीजेपी के अलावा 2 सेकुलर पार्टी चुनाव की तैयारी में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ऐसे में अगर आप भी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, तो कैसे रोकेंगे उस बीजेपी जो पिछले 15 साल से यहाँ की जनता को बर्बाद करने में लगी है, जनता को धोखा देने में लगी है? देखिए, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, और ना ही हमारी पार्टी किसी को। हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो सर्वहित के लिए होगा, और हमारी पार्टी नगर निगम चुनाव में अच्छी तरह से आएगी। और हमारी आम आदमी पार्टी या किसी से जो हमारे साथ आने के लिए व्याकुल हैं, हम उनके साथ गठबंधन। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये हमारे मेन चुनावी मुद्दे होंगे। तो आपका परिचय जानेंगे दर्शकों के लिए। जी, मैं मेरठ से आया हूँ, दक्षिण विधानसभा 29 से मैं प्रत्याशी हूँ विधानसभा का। मैं स्वामी जी के पास आया था, मैंने इनकी अब से पहले भी पेपर में क्या टीवी पे क्या इनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस पार्टी से ज्वाइंट हूँ काफ़ी दिनों से। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी दुनिया को धोखा दे रही है। आप ये अनाज की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं वो अनाज दे रहा है, वो दे रहा है, अपने घर से दे रहा है। भाई ये जो दे रहा है, ये तेल कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ था और कहाँ आ गया? मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह पाऊँगा, लेकिन तेल 65 रुपये 60 रुपये लीटर बिकने वाला तेल 100 रुपये हो गया है। और जो एजेंसी में अनाज है वो ये फ्री कर दिया है, तो हमसे दे रहे हैं। जो 500 550 रुपये का सिलेंडर था वो 900 रुपये का हो गया है। ये कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं। लेकिन मतलब चुनावी मुद्दा आपका बिल्कुल महंगा ही होगा? नहीं, हमारा महंगा नहीं होगा, ये महंगा तो इन्होंने कर रखा है। अब जो कर दिया है वो उसमें हम सुधार लाएंगे। जो ये है ना, जो इन्होंने कर रखा है, ये फिर मैं इस बात को कहूँगा, ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं। भाई ये पब्लिक के दिमाग में है कि अपने घर से दे रहे हैं। इतनी इमदाद आई है, हीरो ने
बड़े बड़े उन्होंने दिए, जो मालदार लोग हैं उन्होंने इमदाद दिए, कहाँ है बताओ? उसका कोई आज तक इन्होंने कोई नाम निशान लिया है? विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ किस मुद्दों को लेकर तैयारी कर रहे हैं? भाई ये है पब्लिक के साथ हो, पब्लिक का विकास हो, भाई बहनों का साथ है हमारे। उन्होंने मुझे प्रत्याशी, युवराज सिंह जी ने मुझे प्रत्याशी चुना है और मैं मेहनत करूंगा। मेहनत करने के बाद लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा और यही मेरी बात है। मेरी बेटी की शादी